अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेंस कोर्ट न्यायिक व्यवस्था की श्रृंखला में उच्च न्यायालयों के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों का स्थान आता है। संविधान के अनुच्छेद 233 एवं अनुच्छेद 234 में इस संबंध में व्यवस्था की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों के गठन एवं उसके कार्यालय देश भर में प्राय समान है। अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त अधिकारों के अनुसार सभी तरह के दीवानी फौजदारी विवादों का निपटारा करते हैं। ये न्यायालय सिविल संहिता 1908 और दंड संहिता 1973 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं। स्थानीय कानूनों पर भी इन न्यायालयों को ध्यान देना होता है। वर्ष 1989 में दायर अखिल भारतीय संगठन की सिविल रीट पिटीशन संख्या 1022 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के पदनामों में एकरूपता स्थापित कर दी गई है। जैसे दीवानी न्यायालयों में जिला के या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, सीनियर एवं जूनियर डिवीजन फौजदारी, अधीनस्थ न्याय अदालतों के सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों की तरह ही राज्य न्यायालयों को कार्यपालिकाओं से स्वतंत्र रखने के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पॉइंट 1, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती तथा पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श कर की जाएगी। जिला न्यायाधीशों पॉइंट 2, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को किसी राज्य की न्यायिक सेवाओं की नियुक्ति उस समय के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग तथा संबंध उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात निर्मित नियमों के अनुसार की जाएगी। पॉइंट 3, जिला न्यायाधीशों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है। जिला न्यायाधीशों तथा उनके न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठ या योग्यता के आधार पर की जाती है, लेकिन न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, यानी अधिवक्ता मतलब एडवोकेट। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय न्यायिक संघ बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवा शर्त को देश भर में एक समान करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 प्रकार से की जाती है। प्रथम, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर तथा द्वितीय, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न न्यायालयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, जिला एवं सेशन न्यायालय। प्रत्येक जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश का एक न्यायालय होता है। आवश्यकतानुसार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय भी होते हैं। कतिपय मामलों को छोड़कर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की शक्तियां समान हैं। इन न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील का भी अधिकार है। विभिन्न प्रकार के विशेष मामलों में सुनवाई के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय अथवा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय स्तर के कई अन्य न्यायालय भी विद्यमान हैं, जैसे जाली नोट प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय, महिलाओं के उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय आदि। इन विशेष न्यायालयों का गठन समय समय पर पारित विशेष अधिनियमों अथवा पारित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय आपराधिक मामलों में विचारण तथा दंडीय न्यायालयों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के गठन की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय भी आवश्यकतानुसार गठित किए जा सकते हैं। महानगरों में इन्हें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय न्याय व्यवस्था की श्रृंखला में अंतिम स्तर पर सिविल न्यायालय यानी कि कनिष्ठ वर्ग एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के न्यायालय स्थापित हैं। कई राज्यों में चल न्यायालयों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। भारतीय न्याय व्यवस्था में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के गठन का भी व्यवस्था है, जैसे जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय, उप जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय। कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, राजस्व न्यायालय। राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए पृथक न्याय व्यवस्था भी प्रचलित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व बोर्ड, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, राजस्व प्राधिकारी के न्यायालय आते हैं। अन्य प्रमुख न्यायालय, उपभोक्ता मंच, पहला उपभोक्ता मंच, दूसरा विशेष अधिकरण, तीसरा विशेष अदालतें, चौथा फास्ट ट्रैक अदालतें, पांचवा पारिवारिक अदालतें, छठा लोक अदालतें, सातवां पंचायत अदालतें, आठवां ग्राम न्यायालय, अब देखते हैं शुरुआत से। अन्य प्रमुख न्यायालय, उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता मंच के गठन की व्यवस्था की गई है। इसका अध्यक्ष जिला अथवा अपर जिला न्यायाधीश स्तर का अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला होती है। जिला उपभोक्ता मंचों को 5 लाख तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है। जिला उपभोक्ता मंच से ऊपर राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की व्यवस्था है।
पॉइंट 2, विशेष प्राधिकरण वाले न्यायालय। विशेष पद्धति के मामलों की सुनवाई के लिए हमारे यहाँ समय समय पर अधिकरणों, न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाती है। इनमें से प्रमुख अधिकरणों के नाम हैं श्रम एवं औद्योगिक अधिकरण, सेवा अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, परिवहन अधिकरण, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, कराधान अधिकरण आदि। अनेक राज्यों में किराया नियंत्रण अधिकरणों का गठन किया गया है। तीसरा पॉइंट, विशेष अदालतें। 1979 वर्ष में संसद द्वारा पारित विशेष न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उच्च सार्वजनिक एवं राजनीतिक दलों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों को त्वरित जांच और निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। इसमें जिला न्यायालयों एवं न्यायालयों के कार्यरत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये न्यायालय यद्यपि मुकदमे की सुनवाई तेजी से करते हैं, परंतु समस्त प्रक्रिया एवं दंड का निर्धारण भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही होता है। विशेष अदालतों के निर्णय के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही 30 दिनों के अंदर अपील दायर की जा सकती है। चौथा पॉइंट, फास्ट ट्रैक अदालतें। इन अदालतों का जनपद स्तर के तथा अधीनस्थ न्यायालयों के पुराने मुकदमों को एक निर्धारित समय सीमा के निपटारे के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ में इस प्रकार की 450 अतिरिक्त अदालतें स्थापित की जाने का प्रावधान किया गया है, जो 100% केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता के आधार पर संचालित की गई हैं। इनमें विशेष रूप से 2 वर्ष से अधिक पुराने एवं मुकदमों को निपटाने के लिए चुना जाता है, जिनमें अपराधी जमानत पर हैं। विभिन्न राज्यों में फास्ट ट्रैक अदालतों का निर्धारण किया गया है। 5वां, पारिवारिक अदालतें। पारिवारिक अधिनियम 1984 के अधीन देश में विवाह विधेयक मामले के निस्तारण हेतु इन विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों में सामान्यतया अधिवक्ताओं को पैरवी करने की अनुमति नहीं दी गई। पारिवारिक मामलों के निस्तारण में समझौतों को विशेष महत्व दिया जाता है। इन न्यायालयों को 10 लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित किया जाता है। वर्ष 2003 तक देश में लगभग 96 पारिवारिक अदालतें हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 6वां पॉइंट, लोक अदालतें। वर्ष 1989 में संसद द्वारा कानून सहायता प्राधिकरण अधिनियम पास हो गया, जिसमें लोक अदालतों को सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। इसमें दिए गए निर्णय सामान्यतया समझौते के आधार पर निर्णीत होते हैं, जो अंतिम तथा सभी का मान्य होता है, और इनके विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतों में वकील की आवश्यकता नहीं होती। केवल कुछ गैर न्यायिक परामर्शदाता जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, बुनियादी जीव वर्ग के लोग आदि संबंध पक्षों को सहमति तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अधिकतर राज्यों में लोक अदालतों द्वारा समस्याओं का समाधान एक आंदोलन के रूप में ग्रहण करता जा रहा है। वर्तमान में देश भर में प्रत्येक जनपद में स्थायी और नियत लोक अदालतों के गठन पर जोर दिया जा रहा है। 7वां, पंचायत अदालतें। पंच परमेश्वर की संकल्पना पर आधारित ग्राम पंचायतों स्तर पर न्याय पंचायत
व्यवस्था भारतीय शासन व्यवस्था के अत्यंत प्राचीन है। भारतीय प्राचीन शासन व्यवस्था में अत्यंत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान में इसे संवैधानिक दायरे में भी लाने के प्रयास किए गए हैं। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 और अनुच्छेद 31 का में यह प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार के कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित न रह जाए। अनुच्छेद 40 के प्रावधानों के अंतर्गत देश में गठित ग्राम पंचायतों द्वारा इसी आधार पर अनेक राज्यों में न्याय पंचायतों की स्थापना की गई है। 8वां ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 में 9 से कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लागू हुआ। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 ने देश के नागरिकों को उनके दावों पर कम कीमत पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए निचले स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ग्राम न्यायालय इस अधिनियम की पहली एवं द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आपराधिक मामलों दीवानी मुकदमों दावों और विवादों का निवारण करेगा। ग्राम न्यायालय जहां तक संभव हो पक्षकारों के बीच सुलह करा के विवादों के निस्तारण करने का प्रयास करेंगे और इस उद्देश्य के लिए वे नियुक्त सुलहकर्ता की सेवाओं का उपयोग करेंगे। ग्राम पंचायत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 में उल्लेखनीय साक्ष्य नियमों के अनुसार कार्य करेंगे और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन होंगे। यद्यपि न्याय पंचायतों की व्यवस्था देश के सभी राज्यों में नहीं की गई है, तथापि उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में इसका प्रचलन हुआ। न्याय पंचायतों के मामले में सुनवाई की प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होती है। इसमें न तो वकील की आवश्यकता होती है और न ही किसी प्रकार की कोई फीस पंचायत को देनी होती है। न्याय पंचायतों के निर्णय सदस्यों के बहुमत से होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के अनुसार प्रथम ग्राम न्यायालय 27 अक्टूबर 2010 को राजस्थान के जयपुर के बस्सी में प्रारंभ किया गया था। 9वां पॉइंट, भारत का पहला ई-कोर्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के लिए काम करने वाले हैदराबाद उच्च न्यायालय में खोला गया है। इन 2 राज्यों को एकीकृत अपराधी न्याय व्यवस्था परियोजना के लिए चुना गया है, यानी कि इंटीग्रेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट ICJSP। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पुलिस थानों, अदालत, जेल, अभियोजन पक्ष और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला इन सभी को आपस में जोड़ेगी तथा न्याय व्यवस्था को सुगम बनाएगी। भारत की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के माध्यम से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं शीघ्रगामी न्याय की व्यवस्था की आवश्यकता अनुभूत की जा रही है। न्यायिक व्यवस्था का यह ढांचा भी लंबित मुकदमों, खाली पड़े पदों तथा न्यायिक प्रशासन के कौशल के मुद्दों पर सुधार की मांग करता है। वर्ष 2014 में न्यायाधीशों के कुल खाली पड़े 845 पदों में से 265 पद रिक्त थे। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों
से लंबित मुद्दों की संख्या 2,6 करोड़ मामले थे। न्याय में देरी एवं लंबित प्रकरणों में बढ़ती संख्या का एक कारण उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में खाली पड़े पद हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम बनाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसे बेहतर माना जाए। इस गतिरोध के कारण 2015-16 में नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रही। यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार व न्यायपालिका के बीच के उठे विवाद को लेकर भी नियुक्तियों में देरी हुई है। यह आवश्यक है कि न्यायिक प्रशासन को दक्ष बनाने के लिए न्यायिक व्यवस्थाओं को दूर किया जाएगा, जिससे न्यायपालिका सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को अर्जित कर पाएगी तथा अंतिम व्यक्ति की न्यायपालिका में विश्वास को मजबूत किया जा सकेगा। यह हो गया कंप्लीट।